प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री शमिक मोहित्रा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। प्रारब्ध के जो दर्शक पहली बार देख रहे हैं उनके लिए सर का एक संक्षिप्त परिचय। बाकी अन्य चैनल पर सर काफी सुने जाते हैं और हमारा सौभाग्य कि आज हमारे चैनल पर भी आए हैं। सर एक ट्रेंड फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं और साथ में जो जियोपॉलिटिकल सीन है उसको बहुत ही अलग नजर से देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं। और सर के माध्यम से जो कंटेक्स्ट पता चलता है, अक्सर आप लोग देखते होंगे कि बहुत रेगुलर बातें चल रही हैं पर उनको दूसरे नजरिए से देखना भी आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो विषय है वह यह है कि ट्रंप ने ट्वीट किया, मोदी जी से बात की, ईरान के साथ एक मीडिएशन करने की कोशिश की गई पाकिस्तान में, इत्यादि इत्यादि। पर मुख्य बात तो यह है कि ये तो लड़ाई इजराइल की है। आप सीन से इजराइल को तो किसी तरह हटा नहीं सकते हैं और इजराइल ने ये हमले शुरू किए थे क्योंकि इजराइल पर हमला हुआ था। तो सर से हम जानना चाहेंगे, सर यहाँ तो बातें कई दिनों से हम अमेरिका और ईरान की सुन रहे हैं पर बिना इजराइल के तो कुछ होना नहीं है। तो इजराइल की क्या मंशा है इस युद्ध को लेकर? शमिक सर। सर्वप्रथम मैं इतना कहूंगा कि प्रारंभ जैसे विभिन्न प्लेटफॉर्म पर इस मंच पर आके सौभाग्य तो मुझे प्राप्त हुआ। आपके श्रोतागण बहुत ही मतलब वो काफी चीजों के बारे में बारीकी से सुनते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, अच्छा लगता है। तो मैं इजराइल और ईरान के बीच ये जो युद्ध चल रहा है उस पर अपनी टिप्पणी थोड़ी दे देता हूँ। हाँ, एक छोटा सा संशोधन, मैं फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स हूँ, फाइनेंशियल एनालिस्ट हूँ। तो मेरी ट्रेनिंग जो है वो जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, यानी कि बैंकिंग और निवेश वगैरह इन सब चीजों में है। बैंकिंग मतलब जिसको सेंट्रल बैंकिंग कहते हैं, मॉनेटरी बैंकिंग। एनीवे, इस विषय पे आते हैं तो देखिए, हर व्यक्ति जो है जो इस पे अपनी निगाहें गाड़े हुए है, वो उसको ये लगता है कि चूंकि ट्रम्प साहब हर दिन कम से कम 2 या 3 स्टेटमेंट्स देते हैं, हर स्टेटमेंट में या तो श्लेषा होता है या कोई नए विघटन का आभास या फिर कोई नए आक्रमण की बात करते रहते हैं, तो नॉइज बहुत ज्यादा है। लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ट्रम्प साहब को जो है गद्दी पे किसने आसीन किया। उनकी जो गद्दी बनी उसके पीछे अमेरिका में बसे हुए कई जायनिस्ट यहूदी बिलियनियर्स हैं। तो अमेरिका का जो विशेष संपर्क है इजराइल के साथ, उसको सशक्त किया गया। एक एडलमैन फैमिली है जो, जिनसे अगर पूछा जाए, जिन्होंने डोनेट किया था वो तो नहीं चल बसे, पर उनकी जो विधवा है उनसे पूछा गया कि आप किसको सपोर्ट करते हैं, तो अमेरिका पे उन्होंने कुछ नहीं कहा और इजराइल पे कहा था इजराइल इजराइल इजराइल। तो इस वक्त जो है ट्रंप जो भी कर रहे हैं या कह रहे हैं, उसके पीछे 2 ताकतें हैं जो थोड़ा सा परस्पर में उनका द्वंद्व चल रहा है। मैं तो यही कहूंगा, ताकत नंबर 1 जो नेपथ्य राज्य है अमेरिका में, जिसको डीप स्टेट कहते हैं अंग्रेजी में, जिसका संचालन अमेरिका के कई बिलियनर्स, जो चर्च है उनका, यानी कि कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट चर्च दोनों, इनके साथ जुड़े हुए कुछ तंत्र और उनका जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, ये लोग करते हैं इस नेपथ्य राज्य का संचालन। तो उनकी कुछ बातें हैं, उनका एक एजेंडा है। और दूसरी तरफ जो जायनिज्म जिसको कहते हैं, यानी कि एक नए यहूदी राज्य का संगठन, जिसका प्रतिरूप इजराइल है, उनके अपने एजेंडा हैं। जहां पे ये एजेंडा मिल जाते हैं तो कोई बात नहीं, जहां पे एक द्वंद्व की सृष्टि होती है वहां पे दिक्कतें आती है। तो अगर आप घटनाओं का क्रम देखें तो घटनाओं के क्रम में आपको साफ झलक दिखेगा इस चीज का कि ट्रम्प साहब जो हैं वो नेगोशिएट कर रहे थे, 28 फरवरी तक नेगोशिएट कर रहे थे। ओमान जो देश है गल्फ में, ओमान के जो विदेश मंत्री हैं वो इनफैक्ट मध्यस्थता कर रहे थे ईरान के बीच और
यूनाइटेड स्टेट्स के बीच। एजेंडा क्या था? ईरान का जो तथाकथित परमाणु अस्त्र का प्रोग्राम है, उसको स्थगित कर दिया जाए। और 27 फरवरी की शाम को एक ट्वीट आया ओमान के परराष्ट्र मंत्री के हवाले से। उस ट्वीट पे उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम लोग बहुत नजदीक आ चुके हैं, लगभग जितनी भी बिंदुएं थी वो मान लिए गए हैं। फिर वैंस का स्टेटमेंट आता है जो उपराष्ट्रपति हैं, और इस वक्त आप कह सकते हैं कि फरवरी के मध्य से ही ये वेस्ट एशिया में घूम रहे हैं ट्रम्प के बिहाफ पे। वैंस का स्टेटमेंट आता है कि शायद हम आगे बढ़ सकते हैं, ज्यादातर बातों पे हम सहमति नहीं तो एकदम नजदीक आ चुके हैं। लेकिन 28 तारीख की रात को या सुबह कह लीजिए, देर रात को युद्ध घोषणा नहीं करी जाती है, सीधे ही आक्रमण हो जाता है ईरान पे। उसके बाद से जो स्थितियां बनी है वो हम देख रहे हैं। हॉर्मुज का जो ये स्ट्रेट था, इसकी जो खाड़ी है हॉर्मुज की, वो तो खुला हुआ था 28 तारीख तक, फिर उसको बंद कर देते हैं ईरान। क्यों करते हैं? क्योंकि देखें, अगर सामरिक दृष्टि से इसको हम नापें, ईरान के पास क्षमता नहीं है कि वो अमेरिकी युक्त राष्ट्र और इसराइल को इकट्ठे उससे लोहा ले सके। तो वो क्या कर रहे हैं कि जैसे क्लास में होता है ना, विद्यालय में कोई अगर बुली है, तो आप एक खड़े हो जाते हैं उसके खिलाफ, बुली पीछे हट जाता है, लेकिन फिर बुली क्या करता है, आपके जो साथी हैं उसको जाके मारता है, ताकि आप पे प्रेशर बने। तो ईरान की स्ट्रैटेजी ये है कि गल्फ की खाड़ी के जो देश है, उन पे आक्रमण किया जाए, उनकी अर्थव्यवस्था पे आक्रमण किया जाए, और ये जो हॉर्मुज की खाड़ी है उसको अगर बंद कर दें तो विश्व का लगभग 25% जो ऊर्जा का स्रोत है वो बंद हो जाए। तो इस स्ट्रैटेजी से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा। ये उनकी स्ट्रैटेजी रही है। तो अब जो स्थिति है कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क है, जो अपने आप को विश्व का शायद वाहिद सुपर पावर घोषित ही कर चुके थे, वो मध्यस्थता कर रहे थे ईरान और अमेरिका के बीच में। मध्यस्थता तो नहीं कहूंगा, वो यही कर रहे थे कि उनकी बात इनको बताना, इनकी बात उनको बताना, लेकिन रख ढक के। तो जो पाकिस्तान है, अब तो इतना साफ है कि पाकिस्तान ने जो जाके अमेरिका को बताया, वो बिंदुएं वो नहीं थी जो ईरान ने जिसकी मांग करी थी। व्हाट्सएप की तरफ बिहेव कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, और ये अमेरिका ने जो कहा था उसको भी तोड़ मरोड़ के ईरान को बताया, ताकि दोनों पक्ष जो है वो इकट्ठा हो सके। वही वो लाहौरी चूरन है कि जाके आपने नावेद को बोला कि नावेद, अरे जावेद से क्यों लड़ रहा है, जावेद तो तेरी बातें मान ही गया है, तो आजा। हाँ, उसके बाद हम देख लेते हैं, मैं असी करवाऊंगा। फिर जावेद को जाके बोला, अरे नावेद तो तेरी बात मान गया है, तो आजा। लेकिन वास्तव में ना नावेद माना है ना जावेद, दोनों की बातें वहीं पे हैं और बिल्कुल अलग थलग हैं। तो ये तो होना ही था जो हुआ। आज से 4 दिन पहले वैंस जो थे वो आए अपना टीम लेके यूएस से, और ईरान से 70 व्यक्तियों का एक टीम आया, क्योंकि ईरान ये किसी को मौका नहीं देना चाहता था मेरे विचार में, कि कोई कहे कि भाई आपके और हाथ बढ़ाया गया, आप तो युद्ध ही चाहते हैं, आपने कोशिश नहीं करी। मतलब 70 लोगों की टीम लेके आए थे, और हर बिंदु पे हम लोग डिसीजन लेने में, बात करने में सक्षम थे। नहीं हुआ तो हम क्या कर सकते हैं। और वैंस ने सिग्नल क्या दिया, बातें चल रही थी, 2-3 बार बातें हुई थी, लगभग 4-5 घंटे का डिस्कशन हो चुका था। फिर रात को जब सब सो रहे थे, तो सडनली वैंस साहब के हवाले से पाकिस्तानियों को बताया जाता है कि हम तो जा रहे हैं। और 21 घंटे के अंदर, पाकिस्तान आने के 21 घंटे के अंदर वैंस साहब रात के देर रात को निकल गए। जैसे वो बिलावल भुट्टो ने कहा था ना, रात के अंधेरे में कौन आता है या जाता है, चोर जाता है, वैसे ऑलमोस्ट चोर की तरह वो भाग गए। और ईरानी लोग सो रहे थे, उनको अगले सुबह पता लगा, किसी ने उनको जगाया नहीं, पाकिस्तानियों ने बताया नहीं कि भाई आप जिस चीज के लिए आए थे वो तो समाप्त हो चुकी है। तो ईरानी जब उन्होंने सुना तो वो काफी विक्षुब्ध हुए, और उन्होंने कहा भाई हम तो जा रहे थे, हम नहीं आएंगे अब वापस, और वो चले गए। तो अब स्थिति ये है कि ये क्यों हुआ। वैंस जो है वो ट्रंप के साथ, कहा जाता है कि
हर घंटे उनकी बातचीत होती थी उनसे, कुछ तो इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे, ठीक है। इधर इस चीज के चलते पाकिस्तान के जो इशक दर हैं, मिनिस्टर हैं, वो चाइना गए थे और चाइना से कुछ इंस्ट्रक्शंस आए थे, वो इंस्ट्रक्शंस लेके यहाँ पे। अच्छा, पाकिस्तानी जो सारी चीजें कर रहा था, अब तो साफ है कि वो चाइना के इशारे पे कर रहा है, यूएस के इशारे पे नहीं। और ये बात भी साफ है कि ईरान को जो अस्त्र मिले हैं हाल फिलहाल में, वो वाले नहीं है जो चाइना पहले सारे देशों को एक्सपोर्ट करती रही है। जो एक्सपोर्ट क्वालिटी उनकी काफी खराब है, जो हमें ऑपरेशन सिंदूर में दिखा, और फिर ईरान में भी दिखा, और फिर वेनेजुएला में भी दिखा। लेकिन ये एकदम जो वही उस लेवल के हथियार है जो चाइना अपने पीएलए को सप्लाई करती है, तो उसका एक बहुत बड़ा जखीरा इनके पास आ गया। बहुत बड़ी मात्रा में उन्होंने नए मिसाइल्स, ड्रोन बनाने का जो ड्रोन बनाने के लिए जो मशीनों की आवश्यकता होती है, पार्ट्स की आवश्यकता है, वो ये सारी चीजें पाकिस्तान के थ्रू ईरान को दिया, और ये साफ था। तो एक कारण और है इससे अमेरिका को नाराज होकर चले जाने का, कि भाई तू तो हमें दगा दे रहा है, तो हमारा बताता है कि तू हमारा आदमी है, और तेरे लोन्स जो ड्यू हैं अप्रैल में, उसको माफ करवाने के लिए हमसे तू भीख मांग रहा है, और इसलिए तू बोल रहा है कि ये अगर सफल हो जाए तो हमें आप कर देंगे मदद। हमने कहा था हम कर देंगे, लेकिन अब तो हम जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है पाकिस्तान को बताई गई, और अमेरिका ने विथड्रॉ कर दिया। पाकिस्तान तो लग रहा है सर जैसे सबके ही क्लच में है हाँ, कि वो जो हर जो तरह जो से। जो जैसा चाह रहा है उससे वैसा करवा ले रहा है। और मुझे तो काफी हंसी आती है कि कई हमारे विशेषज्ञ ये यहाँ पे उछल रहे थे कि देखा पाकिस्तान की कूटनीति कितनी सशक्त और प्रबल है, हमारी कूटनीति एकदम बेकार है, पाकिस्तान कितना आगे निकल गया है, और सब उसकी वाहवाही कर रहे हैं। भाई, वो 15 बोलते हैं ना, 15 मिनट्स ऑफ फेम, 15 मिनट की वाहवाही के लिए आप अगर अपने सारे जो सारे जो ध्येय हैं उनको खो दो, तो वो तो कोई सुपर पावर या महान कूटनीतिज्ञ होने का लक्षण नहीं। मैं तो इतना ही कहूंगा। अच्छा, पाकिस्तान की जो तारीफ कर रहा है उसकी बुद्धि पे तरस आता है। हाँ, मतलब वाकई। हाँ, और छोड़ पाकिस्तान देता वो है। देश है, ये वो वैशाली की नगर वधु की तरह है। तो हाँ, उसमें वहां पे जाके आप वही कहते हैं ना, किसी ने कहा था अमेरिका से, उसमें शादी का रिश्ता तो होता नहीं है, नगर वधु के कोटे पे। तो ये वही बात होगी, अमेरिका ने पता नहीं क्या सोचा था। मुझे तो इनकी जो हर चीज है ना, ये अमेरिका की प्लानिंग, इसमें जी बहुत एक उसमें गैप नजर आ रहा है। उसका कारण ये है कि युद्ध अमेरिका ने नहीं करा। ये युद्ध जो है, बेंजामिन नेतन्याहू का, उनके जीवन का एक ध्येय, एक लक्ष्य यही था कि एक अंतिम युद्ध होगा, जिससे जायनिज्म का जो लक्ष्य है वो मैं समझा देता हूँ। उसके कुछ ऐतिहासिक तथ्य हैं। हाँ जी तो उनका लक्ष्य था ग्रेटर इजराइल, जो वो घोषित भी कर चुके हैं। ये कोई मैं कोई गूढ़ सत्य या छुपा हुआ राज नहीं बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था कि ग्रेटर इजराइल बनाना है, और ईरान हमारे सामने खड़ा हुआ है, तो ईरान के रजीम को जो है उसको नेस्त नाबूद करना है। ये उनका घोषित उद्देश्य है। अब युद्ध अगर प्रारंभ हो गया है, अब देखिए, हमास को खत्म करने के लिए, तो बाय द वे हमास में, इजराइल हमारा मित्र राष्ट्र है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा हमास का की जो रचना है, वो पैलेस्टाइन के जो वहां पे उस समय फतह ऑर्गेनाइजेशन उसे कंट्रोल में थी, उसको समाप्त करने के लिए उसको खड़ा किया था, और इसराइलियों ने किया था, और बेंजामिन नेतन्याहू खुद उसमें शामिल। अब वो हमास को खत्म करने के लिए पिछले 3 वर्षों से युद्ध चल रहा है वहां पे, 2.5 साल तो हो गए, ठीक है। वो युद्ध चल रहा है, लेकिन अभी तक उनके हाथ से बाहर निकल गया। हाँ, वो सोचा पूर्णतः कर नहीं पाए हैं। अगर आप उसको करना चाहते हैं, तो आपको वही एक ही विकल्प है कि आप 21 लाख लोगों को मार दो, वो तो कर नहीं सकते। तो वो जब तक नहीं होगा, हमास आती कहां से है? वो उनकी जनता के बीच से ही आती है। वो वही उस चीज में क्या कहते हैं, बचपन से उनको वो प्रोग्रामिंग दिया गया है, तो वो लोग छोड़ेंगे नहीं इस चीज को, वो लोग उसी में लगे रहेंगे। तो इसराइल को वो पता है, लेकिन इसराइल का भी आप देखिए, उसकी एक, ये वो देश है जो एक, जिसको अंग्रेजी में हम हेजहॉग कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं हेजहॉग को, पॉर्क्यूपाइन को? शाही, शब्द मुझे, हाँ, शाही। तो हाँ, वो उस प्राणी की तरह है,
तो एक हेजहॉग जिसके सारे बदन पे वो कांटे होते हैं, इज़राइल बिल्कुल वैसा है और बहुत कट्टर है। क्योंकि इज़राइल का बेस जो हमें याद रखना चाहिए, ये 3 इब्राहिमी जो धर्म है, उसका प्रथम धर्म ये है, ये यहूदी जो हैं, यहूदी धर्म। उसके बाद आपका आता है क्या कहते हैं, ईसाइयत, क्रिश्चियनिटी, ईसाई देन धर्म इस्लाम। वाले, उसके बाद इस्लाम। और ये तीनों जो धर्म हैं, वो जो इज़राइलियों का किताब है, महाग्रंथ है, जिसको ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं अंग्रेजी में, और वैसे तालमुद कहते हैं, तोरा कहते हैं हिब्रू में। तो वो ग्रंथ है जिसको इस्लामी भी मानते हैं, उसको वो एक्नॉलेज करते हैं, उनके प्रॉफिट्स, इनके प्रॉफिट्स। तो सबका दावा यही है कि हमारा प्रॉफिट आखिरी प्रॉफिट है। ये यहूदी भी कहते हैं उनका मूसा आखिरी प्रॉफिट है, और क्रिश्चियन ईसाई लोग कहते हैं कि नहीं जी, जीसस है और वो तो खुद भगवान के बेटे हैं। और जो इस्लामी तंत्र है उसमें मोहम्मद को आखिरी प्रॉफिट बताया गया है, और बाकी सबको भी एक्नॉलेज किया है। तो ये वो देश है जो काफी एक कट्टर सिरे से आती है। तो एक कट्टरपंथ और दूसरी तरफ दूसरा कट्टरपंथ ईरान का। तो ये ग्रेटर इज़राइल का जो प्लान है, मैं बता देता हूँ, जब तक ये प्लान इनका इसका समापन नहीं होगा, युद्ध समाप्त नहीं होगा। मतलब युद्ध की स्थिति, युद्ध तो शायद विराम हो फिर चालू हो, जो भी हो, लेकिन युद्ध की ये स्थिति प्लान समाप्त नहीं क्यों आया होगा सर इन लोग के दिमाग में? हो। बताता हूँ कि हम्म, देखिए, ये प्लान जो है, ये जो 19वीं शताब्दी थी, 19th सेंचुरी, हम्म, उसके मध्य और आखिरी के बीच में अराउंड से 1870s जायनिज्म का ये प्लान बना। और प्लान क्या था? फ्रॉम यूफ्रेटिस टू द नाइल, यानी अफ्राती जो नदी है वहां से नील नद, वहां तक का जो जितना भी लैंड है, टेरिटरी है, उसको ये लोग इसराइल मानते थे। उनका डिमांड क्या था? और ये बहुत एक गोष्ठी में एकदम छोटे पैमाने पे कुछ लोगों ने इसकी कल्पना करी थी। उनका प्लान ये था कि हम एक देश बनाएं जहां पे दुनिया भर में जितने यहूदी लोग हैं उसको अपना देश कह सकें, और अगर उनको प्रताड़ित किया गया कहीं पे भी, तो वहां पे जाके बस सके। क्योंकि उन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया कि भाई हम एक वो रेस हैं जिनके पास कोई देश नहीं है। मुसलमानों के पास कई देश हैं और उनका मक्का मदीना एक देश में है। फिर ईसाइयों के पास बहुत सारे देश हैं, यूरोप के, अफ्रीका के, अमेरिका के, बहुत सारे देश हैं। हमारे पास क्या है? हिंदुओं का भी देश है, वो भारतवर्ष है, और बौद्ध लोग भी काफी देशों में फैले हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। तो इसलिए उनको लगा कि हमें अपना एक पॉलिटिकल तंत्र और एक पॉलिटिकल देश, उसका रूपायण करके उसको आकार देना पड़ेगा। तो ये ज़ायनिज़्म का स्रोत था, और उन्होंने उसको जस्टिफाई करने के लिए ओल्ड टेस्टामेंट से कुछ उदाहरण लिए, और उस बेसिस पे उन्होंने कहा कि यूफ्रेटिस और नाइल के बीच में जितना भी जमीन है, वो है इज़राइल। क्योंकि ओरिजिनली यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं, मतलब हम नहीं कहते खैर, ईसाई लोग कहते हैं पेगन जूस रहते थे। यानी कि सेमेटिक लोग, पेगन ज्यूज, जो याहवे को याहवे की पूजा करते थे, और उससे पहले बाल की पूजा होती थी। बाल बोल के इनका एक भगवान था। ये मध्य प्राच्य में काफी फैले हुए थे, इसका कल्ट काफी फैला हुआ था। तो ये जो कल्ट था ना 19th सेंचुरी का, ये कुछ इस वक्त कहीं गया नहीं। हाँ, उसके चलते कुछ लोग, यहूदियों की 3 धाराएँ हैं, 3 तरह के लोग हैं। एक होता है एश्केनाज़ी, जो मध्य यूरोप से आते हैं, मध्य और पूर्वी यूरोप से आते हैं। दूसरा है आपका मिज़राही। मिज़राही वो लोग हैं जो मध्य प्राच्य में ही पहले से रहे थे, ईरानी हो गए, ये इराकी ज्यूज़ हो गए, बगदादी ज्यू जिनको कहते हैं, ये सब मिज़राही। और भारतवर्ष के जो यहूदी हैं वो भी वही हैं। फिर आता है आपका सेफार्डिक, जो उत्तरी अफ्रीका और जो जो अभी का क्या बोलते हैं उसको, फलस्तीन, उस अंचल, लेबानन वगैरह, यहाँ पे ये पाए जाते थे। इनकी पॉपुलेशन थी, और थोड़े सारे बहुत के इजिप्ट सारे, में भी थे। तो वो उत्तरी अफ्रीका में आ गया। जी इजिप्ट तो उत्तरी अफ्रीका में ही आ गया ना। जी। तो ये जो 3 इनकी जो शाखाएं थी, वो उसमें तब्दीली ये आई कि कुछ लोग फिर से जाके उन्होंने जमीन खरीदी फलस्तीन में,
कि उन्होंने कहा यरूशलेम जिसके चारों तरफ इनके पुराने वो राज्य थे, समरिया, यूडेया, ये जो 2 राज्य थे। अच्छा अब अभी का जो गज़ा है, वो पहले फ़लस्तीन था। एक कोई अगर फ़लस्तीन का थोड़ा भी अगर वो मिलता है ना, लिंक मिलता है, सूत्र मिलता है इतिहास में, जी तो वो गज़ा का टेरिटरी है। वो यहूदी टेरिटरी नहीं था। एनीवे बहरहाल, जो अभी हम वेस्ट बैंक कहते हैं, उसको उसको जुडियाक बोलते थे ये लोग पहले। वो एक्चुअली यहूदियों का ही वो था, आबादी वहीं पे थी। उसके नीचे का जो पोर्शन है और उसके उत्तर में लेबानन से जो लगता पोर्शन है, उसको समरिया बोलते थे। तो ये जो 2 क्षेत्र है, समरिया और जुदिया, ये इनका मेन क्षेत्र था और बाकी कुछ लोग फैले हुए थे दूसरी जगहों पर। तो अब उनको लगा कि ये जो एरिया है, चूंकि ये हजारों साल से वहां पे कुछ यहूदी तो रहते ही आए हैं, एक पूरा हमें कनेक्शन मिलता है, तो हम यहाँ पे क्यों नहीं जाके सेटल होते। तो 3 वेव्स में अमेरिका से और यूरोप से कई यहूदी यहाँ पे आके बस गए। उन्होंने जमीन खरीदी। उस वक्त आतामान तुर्कों का राज्य था, जिसको खिलाफत कहते हैं, कैलिफेट, जिसकी राजधानी इस्तांबुल थी। अ, और उनसे उन्होंने बाकायदा पट्टा लेके वो लैंड रजिस्टर में वो रिकॉर्ड्स मिलते हैं। यू कैन सी 1880s में आए, फिर प्रथम विश्व युद्ध से पहले कुछ लोग आए और प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में कुछ लोग आए। किस तादाद में आए? कुछ लाख। ये जमीनें खरीदने वाले तो इंडिविजुअल्स रहे होंगे सर। हाँ हाँ बिल्कुल, इंडिविजुअल थी। फैमिलीज आके वहां पे बसती थी और जमीन खरीदती जो थी। कुछ नाम आते हैं चर्चित, क्या वही लोग थे, रॉकफेलर, रॉथस्चाइल्ड वगैरह? नहीं नहीं नहीं, वो लोग नहीं थे, ये जस्ट हम्म, नॉर्मल फैमिलीज थी। देखिए, हम्म, रॉकफेलर तो नहीं कहूंगा, रॉथस्चाइल्ड जो है, जो एश्केनाज़ी ज्यू हैं यूरोप के, और वही वही सबसे धनाढ्य और सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं का है। जितने भी आपको बड़े बड़े ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नजर आते हैं, एक्चुअली रॉथस्चाइल्ड हम्म, क्या ही वो सृष्टि है। तो वो लोग बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थे। रॉथस्चाइल्ड इनफैक्ट वो सबसे एरिस्टोक्रेटिक भी हैं, क्योंकि कई रॉथस्चाइल्ड के फैमिली के जो लोग थे, उन्होंने बड़े बड़े रजवाड़ों में, यूरोप में रजवाड़ों में उनकी शादी हुई। ठीक है। तो वो अपने आप को हमेशा ऊपर समझते थे सबसे, हम्म, और थे भी, ये वास्तव भी है। तो जो यहूदी यहाँ पे आके बस गए, वो साधारण व्यक्ति ही, कोई हम्म, विशेष कुछ नहीं था। अच्छा, एक अब 2-3 चीजें हुई, उसके बाद ये इज़राइल के गठन का प्रारंभ हुआ 1913 में। अनरिलेटेड लगेगा ये घटना, लेकिन रिलेटेड है। 1913 में यूएस फेडरल रिजर्व का निर्माण है। अच्छा, हमारे यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वहां पे यूएस फेडरल रिजर्व है। उसका अंतर ये है कि यहाँ पे आरबीआई जो है वो एक सरकारी संगठन है, लेकिन यूएस फेडरल रिजर्व एक प्राइवेट संगठन है। 6-7 बड़े बैंकिंग फैमिलीज ने मिलकर उसको बनाया, जैसे जेपी मॉर्गन हो गया, रॉथस्चाइल्ड थे, रॉकफेलर थे। रॉकफेलर जो है वो, जो ईंधन का जो सारा व्यापार है, आप जितने भी बड़े बड़े कंपनीज आज देखते हैं ना, ओरिजिनली वो रॉकफेलर से ही था। तो रॉकफेलर ऑयल से, कंपनीज। हाँ, अ, मुझे एग्जैक्टली अभी नाम याद नहीं आ रहा, एंग्लो समथिंग कंसोलिडेटेड था। उसके बाद उसमें से निकल के ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस निकल के आए, जो भी बड़े बड़े कंपनीज हैं अमेरिका के, और यूरोप के भी, क्योंकि उन्होंने यूरोप में भी निवेश किया था, और निवेश जो किया था उसके पीछे धन था जेपी मॉर्गन और रॉथस्चाइल्ड का। एनीवे, तो ये सब लोग जो हैं, ये लोग न्यूयॉर्क के बाहर वो स्टैटन आइलैंड है, स्टैटन आइलैंड नहीं, स्टैटन आइलैंड के उत्तर में एक जगह है, वहां पे गए थे। 2 अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस है, और उसके बाद कनेटिकट बोल के एक राज्य है उत्तर में न्यूयॉर्क के, वहां पे एक और आइलैंड है, और ये सारे आइलैंड्स वेर ओन्ड बाय रॉकफेलर। तो वहां पे ये कॉन्फ्रेंसेस हुए, और इन्होंने एक यूएस फेडरल रिजर्व का संगठन किया, क्योंकि उससे पहले क्या थे, यूएस में आपके पास प्राइवेट बैंक्स थे, मतलब हजारों की संख्या में। कोई एक ऐसा बैंक या सरकारी संगठन नहीं था जो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बने, और जो सारे बैंक्स को एकत्र से उसके ऊपर कुछ सुपरविजन करे, कुछ रेगुलेटरी कंट्रोल रखे, उसका क्वालिटी चेक करे, और इंटरेस्ट रेट्स तय करे। ऐसा कोई संगठन, सेंट्रल संगठन नहीं था। इन्होंने उसका निर्माण किया। उसके चलते फिर हम क्या देखते हैं, भारी मात्रा में
जो सामरिक उत्पादन के संगठन थे यूरोप में, उनको लोन्स दिए जाते हैं। और यूरोप में एक तनाव की स्थिति पैदा होती है। बाय द वे, लोगों को पता नहीं है कि 1911 से 1913 तक जो बाल्कन क्षेत्र है, जिसको यूगोस्लाविया कहते थे पहले, और अब उसका विघटन होकर सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया वगैरह बन गया है। यहाँ पे एक युद्ध चल रहा है, ठीक है। उसमें कई राष्ट्र उसमें इन्वॉल्व थे, और उन्होंने अपने छोटे छोटे एक्सपीडिशनरी फोर्सेस भी भेजे थे। तो ये आप कह सकते हो कि जो स्थिति 90 के दशक में आई, नेटो के लोग आ गए, रशिया ने अपने कंटिजेंट भेजे, और कुछ ये अरबी लोग भी वहां पे लड़ने के लिए गए। ये जो क्या था बॉस्निया, वही वाला सिचुएशन 1911 और 13 के बीच में भी था। तो उस युद्ध का जो है, उसके आड़ में पहले तो ये फेडरल रिजर्व क्रिएट किया गया, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, और एक एक्ट पास किया गया जिससे फेडरल रिजर्व को ये पावर दे दी गई कि भाई आज से इंटरेस्ट रेट तेरा काम है, इंटरेस्ट रेट तू सेट करेगा, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट तू होगा, ठीक है। तो ऐसे एक तंत्र का निर्माण किया गया, और उसका देखा देखी बैंक ऑफ इंग्लैंड जो था, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी कुछ अपने पावर्स उस तरह से संगठित किया। ये सारा जो कार्य हो रहा है ना, उसके चलते पैरेलली एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स आइजनहावर ने 1958 58 के एक स्पीच में उन्होंने कहा था, लेकिन उसका निर्माण इसी समय हो चुका था। और ये जो पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो यूएस ने काफी ज्यादा मतलब वॉर तो बहुत लेट ज्वाइन की, पर सबको ही अपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लेट ज्वाइन नहीं की, उन्होंने 2 साल के अंतर में ही ज्वाइन किया। 1941 से 45 तक यूएस खड़ी हुई, बट दे सप्लाइड वेपन्स टू बोथ लेकिन फर्स्ट जर्मनी वर्ल्ड वॉर में एलाइज। 1918 तक अलग थलग बैठे रहे। फिर सडनली एक बहुत रहस्यमय सिंकिंग होता है एक जहाज का, मॉरिटानिया बोल एक मतलब पैसेंजर शिप, उसको सिंक किया जाता है, और कहा जाता है कि जर्मन यू बोट में सिंक। तो आज तक वो कौन सा जर्मन यू बोट था, जर्मनी आज तक डिनाई करती है, कहा कि ये काम हमने नहीं किया, क्योंकि ये तो एक वॉर क्राइम हो गया ना। तो युद्ध फिर यूएस ज्वाइन करती है। पर तब तक क्या है कि यूएसए दोनों पक्षों को युद्ध के समय में क्या है, आपको धन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, धन का खपत बहुत जल्दी होता है, और इतने बड़े पैमाने पे स्केल पे अगर युद्ध हो तो उसकी खपत और ज्यादा होती है। तो फेडरल रिजर्व जो है वो सशक्त बनता गया, और यूरोप को इन्होंने युद्ध एक्सपोर्ट कर दिया, और उन्होंने देखा कि अब शायद वक्त है हमें, क्योंकि ये लोग ज्यादातर यहूदी थे, अब शायद वक्त है कि ये जो एक छोटा सा मूवमेंट हमने चला रखा है ज़ायनिज्म का, इसका अमल शुरू करना चाहिए। तो जो इसका रिजल्ट था वो फिक्स मैच कह सकते हो, तय था कि जर्मनी एक तरफ है, उसके साथ ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर थी, लेकिन वो ज्यादा सशक्त प्रबल नहीं थी, वो वीक थी सामरिक। अकेले जर्मनी ही लड़ रही थी, एक तरफ रशिया, दूसरी तरफ इंग्लैंड और फ्रांस एंड इटली भी एलाइज का पार्ट थी उसमें। तो ये लड़ाई चली, और तुर्की जो है जर्मनी के साथ थी। तो उनके दो एम थे कि ये अतमान कैलिफेट जो है इसको खत्म कर दिया जाए, यानी तुर्की का साम्राज्य खत्म कर दिया जाए। वो खत्म होगा तो वो जो क्षेत्र है यरूशलेम के चारों तरफ, वहां पे वो इजराइल का निर्माण हो पाएगा, क्योंकि ये सारे जो मैप्स हैं उसको बदल दिया जाएगा, ठीक है। तो और ये काम इंग्लैंड और फ्रांस के थ्रू कराया गया है, अमेरिका डिडंट स्टेप इन। उन्होंने कहा नहीं, हमको कॉलोनियलिज्म का कुछ नहीं आता, हमें तो ये सब पता ही नहीं, आप लोग अभिज्ञ हैं, आप लोग उसको करिए। तो युद्ध के परिणाम में जर्मनी से उनकी जो कॉलोनीज थी वो छीन ली गई, उनके ऊपर बहुत भारी, जिसको कहते हैं वॉर रिपरेशंस, फाइन कह सकते हो, एक बहुत बड़ी फाइन लगाई गई। और जर्मनी जो है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, हाई इन्फ्लेशन, इंडस्ट्री डिस्ट्रॉयड, वो रिबिल्ड करने में ही वो बिजी, अपने अंदर ही वो बिजी हो गई। और उसके चलते जबकि जर्मनी की अर्थव्यवस्था भी चरमरा चुकी थी, और उसको आपको याद रखना चाहिए कि 20s के एंड में एक ग्रेट डिप्रेशन भी आ गया था, उसका आगाज भी यही यूएस से हुआ था। उसके कारणों पे आज मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये है कि बहरहाल प्रथम विश्व युद्ध के अंत में एक बाल्फोर डिक्लेरेशन होता है। वो डिक्लेरेशन क्या था, वो मिडिल ईस्ट, मध्य प्राच्य में जो भूमि है उसको इन्होंने देशों में बांटा, नए देश क्रिएट किए गए, जैसे इराक हो गया, सीरिया, लेबनान,
ट्रांस जॉर्डन कहते थे, आजकल जॉर्डन कहते हैं, और फलस्तीन जो आज का जो पूरा का पूरा ये गजा जो है, वेस्ट बैंक जिसको आज कहते हैं, समरिया, जुडिया, ये सब मिलके इन्होंने फलस्तीन बना डाला। और लेबनान, सऊदी अरब वगैरह भी इन्होंने उसी समय बनाए थे। सऊदी अरेबिया उसके 2 साल बाद उन्होंने उसका निर्माण, ये प्रॉमिस था लॉरेंस ऑफ अरेबिया का कि हम आपको नए राज्य देंगे, इसीलिए उन्होंने इनको संगठित करके एक गेरिला युद्ध किया था। कह सकते हैं ठीक उसी तरह जो जिसकी मंशा इन्होंने यूक्रेन में रखी थी रशिया को टारगेट करने के लिए, और यही मंशा जो है इनकी इराक में थी, यही मंशा उन्होंने अफगानिस्तान में लगाई सोवियत यूनियन को समाप्त करने के लिए। अब वही चीज जो है इन्होंने इसका, देखें ये सारे जो है ना, ये मेथोडोलॉजी इनका बिल्कुल कॉमन है। मेथोडोलॉजी इन्होंने रोमन एम्पायर से सीखा, जो पुराना रोमन इतिहास है उसमें से सीखा, और ये मॉडर्न टाइम्स में वही चीज लगाते रहे। तो ऑटोमन एम्पायर को खत्म करके, समाप्त करके इन देशों का निर्माण किया। लेबनान, सीरिया, ये फ्रांस को मैंडेट दिया गया कि भाई तू इसको गवर्न कर, और जो फलस्तीन, ट्रांस जॉर्डन था, और इराक, ये बरतानियों को दे दिया गया, और सऊदी अरेबिया का एक किंगडम बनाया गया, ठीक है, और वो किंगडम अलग कर दिया गया, उसको कोई गवर्न नहीं करा, तो उनको किंगडम दिया गया। क्यों? क्योंकि वहां पे उस वक्त अच्छी मात्रा में तेल मिल चुका था वहां पे, और पर्शियन गल्फ, ठीक है, पर्शियन गल्फ जो ईरान का सदर्न कोस्ट है, वहां पे तेल मिल चुका था। ईरान कभी भी किसी के खेमे में नहीं गया, कभी भी पराधीन नहीं हुआ, वो एक मुक्त राष्ट्र ही था। तो सऊदी अरेबिया और ईरान जो है, देखिए परस्पर द्वंद वाले 2 देश बना दिए। जो तेल का भंडार था सऊदी अरब में, वो आज तक उन क्षेत्रों में है, उसके पूर्वी छोर पे, जहां पे शिया लोगों की बहुतायत है, लेकिन उन्होंने तंत्र कौन सा बिठाया? एक सुन्नी तंत्र बिठाया, वहाबी किंगडम, ठीक है ना। तो ये परस्पर द्वंद की सिचुएशन उन्होंने क्रिएट करी, जो आज तक चल रहा है। दूसरा, इसके आड़ में वहां पे क्या हो रहा है? थर्ड वेव ऑफ ज्यूइश सेटलमेंट इन पैलेस्टाइन, ठीक है। और बाल्फोर डिक्लेरेशन में क्या कहा उन्होंने? पहली बार उन्होंने कहा कि हाँ, यहूदियों का एक देश होना चाहिए, यहूदियों का देश होना चाहिए, फलस्तीनी अरबियों का दूसरा देश होना चाहिए। तो आज अभी भी जो जस्टिफिकेशन दिया जाता है वो ये है कि ये कॉलोनियल फ्रीडम मूवमेंट था यहूदियों का, और इतिहास में हमको पूरे तथ्य मिलते हैं। देखिए, जितने भी यूरोपीय देश हैं वो क्रिश्चियन हैं, वो ओल्ड टेस्टामेंट को तो मानते हैं, तो ओल्ड टेस्टामेंट का हवाला दिया जाता है इसको जस्टिफाई करने के लिए कि ये यहूदी राज्य ही था पहले और आज भी है, तो ये उनका नेचुरल होमलैंड है। अच्छा, अब मैंने कहा जर्मनी में विकट स्थिति बन रही थी, और पहली बार देखिए एक पुराना इतिहास है, ज्यूस को, यहूदियों को यूरोप में, पूरे यूरोप में, स्पेन से लेकर रशिया तक, उनको बीच बीच में वो क्या क्या कहते थे, वो पोग्राम्स, उनके खिलाफ पोग्राम्स करते थे, लूटपाट, मारना पीटना, मास रेप्स, ये सब होता था ज्यूइश विलेजेस पे, और ये एक नॉर्मल चीज था, एक मेन स्ट्रीम एक्टिविटी थी 19th सेंचुरी तक, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 1920s के बाद से एक नया सिस्टम है। देखिए, यहूदियों को क्रिश्चियन लोग उनको दमन कर रहे हैं, क्योंकि यहूदियों को ब्लेम किया जाता है कि तुम ही लोगों ने रोमन्स को जाके बताया, इसलिए हमारे यीशु को मार दिया, जीसस को मारने में आप ही लोग का तो एक एग्जैक्टली आप लोगों का हाथ था, तो आप लोग गंदे लोग हो, और आप यूजुरी करते हो, शायद कहते हैं इसको। हाँ, नहीं, वो यूजुरी मतलब सूद लेके सूद का कारोबार करते हो, ठीक है, इसलिए आप गंदे लोग हो। तो फिर उनको प्रताड़ित किया गया, उनका दमन किया गया, ये सब चल रहा था। लेकिन फिर भी मोरलेस हर जगह समान नहीं था, कुछ कुछ जगह यहूदी एकदम शांति से अच्छे से रह रहे। तो ये 1920s में हिटलर का उदय होता है, और 2 चीजें होती हैं। अमेरिका में एक नया उन्होंने आविष्कार किया, क्या बोलते हैं, जूडेओ क्रिश्चियन सिविलाइजेशन, यानी यहूदी ईसाई संस्कृति। अरे भाई, कौन सी यहूदी ईसाई संस्कृति? आप 2000 साल से उनका दमन कर रहे हो, सडनली यहूदी ईसाई गंगा जमुनी तहजीब फिर से, ये कहां से आ गया? तो उसका एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक वो था कि उन्होंने कहा कि आपके बाइबल में ये लिखा हुआ है कि क्रिश्चियंस का धर्म है यहूदियों को हेल्प करे,
तो ये जो हम सुनते हैं ना, उस टकर कार्लसन है अपने यूएस में, सबसे बड़ा जो उनका प्राइवेट यूट्यूबर है, ठीक है? जो रोगन भी है और टकर कार्लसन है। हम्म, तो टकर कार्लसन ने एक इंटरव्यू किया था टेड क्रूज, जो एक कैथोलिक सेनेटर है टेक्सास से। टेड क्रूज वाकई में कन्विंस था कि हमारा धार्मिक कर्तव्य है कि हम इसराइल की मदद करें और वो हमारा सर्वोच्च कर्तव्य है। तो इसका आगाज जो है 1920 से हुआ। तो आप लोग ये समझ लें कि लोगों को और उनके जो मध्य स्तर के नेता हैं उनको कन्विंस कर दिया गया धर्म का सहारा लेके कि अमेरिका इसराइल को सहायता करने में धार्मिक रूप से प्रतिबद्ध रहना पड़े। ठीक है, तो ये वहां पे चलता है। तो पॉलिटिकली इट इज इम्पॉसिबल कि उनका कोई भी राष्ट्रपति इस चीज के खिलाफ जाए, चाहे वो डेमोक्रेट हो या रिपब्लिक। तो एक तंत्र उधर ये कर दिया गया। और दूसरा, यूरोप में ये नया एक रेसिस्ट एंटीसेमेटिक, एक प्रबल एंटीसेमेटिक वो चला, मूवमेंट चला, जो हिटलर ने चलाया। उन्होंने सारा ब्लेम जो है प्रथम विश्व युद्ध के हार का यहूदियों पे डाल दिया। अब मैं साधारण यहूदियों की बात कर रहा हूं, मैं रॉथस्चाइल्ड्स की बात नहीं कर रहा, उनको तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साधारण यहूदियों पे डाल दिया गया, जो बेचारे नॉर्मल, कहीं पे कोई प्रोफेसर था, कहीं पे कोई जुलाहा था, कहीं पे कोई गाने बजाने का काम था, अगर साधारण यहूदी। तो ये जो थे ना, ये साधारण लोग थे। तो उनपे फिर अत्याचार की तो पराकाष्ठा हो गई उसके बाद 30 से और 40 में। अब जर्मनी युद्ध के हारते समय भी ये लोग मैसेकर कर रहे थे इन लोगों का, ठीक है। अब इससे क्या होता है, वो कारण मिल जाता है। ये याद रखें कि जो जर्मनी का एक छोटी सी बात सर, क्या इस पूरे हत्याकांड को इस्लामिस्ट्स का सऊदी के या जो मैं बताता हूँ एक मिनट, मैं तार जोड़ देता हूँ, बिकॉज ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस्लामी कुछ नहीं है, वो उनको यूज किया जाता है, यूजफुल इडियट्स। लेकिन इस चीज में क्या है कि जर्मनी के जितने भी बड़े बड़े स्टील, आयरन एंड स्टील प्लस डिफेंस मैन्युफैक्चरर थे, उनका पैसे का सप्लाई कौन करता था? वही तंत्र, यूएस के वो बैंक्स, इंग्लैंड के बैंक्स, ठीक है। और यहूदी लोगों ने दिया, जबकि ये नाज़ी रेजिम जो है वो यहूदियों के खिलाफ था, परोक्ष रूप से, परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों रूप से, ठीक है। तो 1930s में जो ये सामरिक शक्ति बन के उभरी, सुपर पावर बन के उभरी जर्मनी फिर से, तो उसके पीछे भी इसी पैसे का हाथ था, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी उन्हीं लोगों का हाथ था, ठीक है। तो इधर कारण तैयार किया जाता है कि यहूदियों का प्रताड़न करो, उनका दमन करो, उनको मारो, ताकि सारे यहूदी, फिर वो जो ज़ायनिस्ट्स का सपना था ग्रेटर इजराइल बनेगा, सारे विश्व के यहूदी वहां पर बसेंगे, उसको साकार किया जाए। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति पर कंडीशंस ऐसे तैयार कर दिए गए थे कि सारे यहूदी जो हैं वो प्रतिबद्ध हो गए कि हमारी सहायता कोई नहीं करेगा। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ, फिर वो इस्लामिक चीज जो आप कह रहे थे उससे ही जोड़ देता हूँ। उदाहरण ये है कि वार्सा में दो वो क्या बोलते हैं, जर्मनी के खिलाफ, वो तो 1939 से जर्मनी ने कब्जे में करके रखा था, तो दो विद्रोह हुए। एक जनरल था, सारे पोलिश लोग इकट्ठा हुए थे। एक सिर्फ केवल ज्यूज ने किया था, वार्सा गेटो बोलते हैं उसको, 1944 के अंत में, ठीक है। उस समय रशिया ने एक ऑपरेशन बैग्राटियोन करके वो पोलैंड के अंदर घुसकर विस्तुला रिवर के उस पार बैठे हुए थे, इस पार वार्सो है, ठीक है। वार्सो में एक गेटो बनाया था, एक जगह बनाई थी, बस्ती, जिसमें सिर्फ यहूदी रहते थे। और जब भी इनको मन होता था वहां से कुछ यहूदी को पकड़ के स्लेव कैंप में डाल दिया, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया, ये सब करते थे ये नाज़ी लोग। तो वहां पे एक विद्रोह हुआ और वो विद्रोह 2.5 महीने तक चला। एक किताब है लियोन यूरिश साहब की लिखी हुई, एक्सोडस बोल के। इस विद्रोह के समय अगर रशिया चाहती, मतलब सोवियत यूनियन था उस समय, वो चाहती तो वो अटैक करके जर्मनी को रोक सकती थी, लेकिन उन्हें बड़े आराम से वो नदी के इस पार बैठे रहे और केवल 200 गज दूर वहां पे यहूदियों का संहार किया जा रहा। तो इससे यहूदियों को ये पता लग गया कि तेरी मदद करने कोई नहीं आएगा। मैं साधारण यहूदियों की बात, उनसे मेरी पूरी वो है, हमदर्दी है। तो अब यहूदियों को साफ लग गया कि अगर हमें बचना है, हमें अब प्रबल होना पड़ेगा और अपना देश बनाना पड़ेगा।
तो जितने भी साधारण यहूदी थे ना, यही एक्सोडस है, वो सारे यूरोप छोड़ के ये जो ये नया इसराइल बनने वाला था, अकॉर्डिंग टू बाल्फोर डिक्लेरेशन ऑफ 1919, वो लोग यहाँ पे आके बस गए। ठीक है, तो अब क्या है, ये जो तंत्र है नेपथ्य राज्य का, यूएस का, उन्होंने ही ये एक बना दिया एक चीज। अच्छा, हमें ये याद रखना चाहिए, इन्होंने परस्पर द्वंद्व बना दिया ईरान, इराक और सऊदी अरब के बीच में। उस वक्त इराक जो है वो सद्दाम वद्दाम नहीं था, वो भी एक बादशाही थी। ठीक है, और वहां पे भी तेल मिला था, कुवैत में भी तेल मिला था। ठीक है, इनके साथ ये द्वंद्व की स्थिति जो है पिछले 100 साल से चल रही, 1919 से चल रही। ओके, और इधर इसराइल बना डाला इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। वो इसराइल क्या था, वहां के लोग कौन है? इसराइल में मैंने कहा था 3 शाखाएं हैं यहूदियों के, उसमें एश्केनाजी है। एश्केनाजी इसराइल में 1/3 है, बाकी जो 2/3 है वो ये मिस्राही और सिफाटिक यहूदी हैं। तो एश्केनाजी जो थे, ज्यादातर एश्केनाजी ही कंट्रोल में रहे। आप पूरा देख लीजिए अगर छान के, जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने इसराइल के, कोई सेफाटिक ज्यू नहीं बना है, कोई मिज़राही ज्यू नहीं बना है। ठीक है, हाँ, उनके आर्मी में, एयरफोर्स वगैरह में, वो सब में सब काम उन्होंने किया है, अफसर बने हैं वगैरह वगैरह, जनरल भी बने। लेकिन बाकी सारे, जैसे आप गोल्डा मायर को ले लीजिए, जो पहली प्रधानमंत्री थी, फिर yitzhak राबिन, शिमोन पेरेस, बिन्यामिन नेतन्याहू, ये सारे के सारे अश्केनाजी यहूदी हैं। ठीक है, जिनका तार अमेरिका के ज़ायनिस्ट मूवमेंट के साथ है और यूरोप के जो ज्यूज थे उनके साथ। ठीक है, तो अब यूरोप और अमेरिका, मतलब पश्चिम के देशों को एक घाटी मिल गई मध्य प्राच्य में, जो इन्होंने एकदम टू द हिल्ट आर्म कर दिया। वो लोग खुद, उनके जो साधारण लोग थे, उनको वो द्वितीय युद्ध के समय उनका जो दमन किया गया था, अत्याचार किया, वो कभी भूले नहीं उसको। ठीक है, इसलिए वो लोग एकदम कमिटेड है, वो एकदम प्रतिबद्ध है कि भाई हमें तो रेजिस्ट ही नहीं, हमें इन लोगों को खदेड़ के बाहर निकालना चाहिए। क्योंकि इस्लाम और यहूद, इनका तो एक भिड़ंत पहले से था। क्योंकि अब आते हैं आपके बात पे, जो यरूशलेम का ग्रैंड मुफ्ती था, उसने एक फतवा जारी करके हिटलर का वो किया था, महिमा मंडन, और कहा था कि ये तो अल्लाह का काम कर, अगर यहूदियों को मारते ही अल्लाह का काम। क्योंकि क्या है, से भी तो सैंक्शन था हिटलर को। बिल्कुल, वेटिकन से भी उस वक्त सैंक्शन था। वो जो पोप था उस समय, पायस 14 या जो भी था, तो उसने तो पहले तो नाजियों का समर्थन किया था। क्योंकि उसने, वही वेटिकन ने मुसोलिनी, जो इटली का फैसिस्ट मूवमेंट था, उसको भी वेटिकन का समर्थन था, तभी वो पावर में है। ओके, वेटिकन एक्चुअली इन लोगों के पक्ष में ही था उस वक्त। तो इनसे जो सैंक्शन मिला था, उसको यूज करके नाजियों ने अपने जो कॉमन सोल्जर्स थे उनको भी जस्टिफाई किया कि हाँ, तो मारना, ये तो देख वेटिकन वाला भी बोल रहा है और हमारे जो साथी देश है वो भी बोल रहे हैं, ये पूरा सैंक्शन है। ठीक है, तो ये जस्टिफिकेशन दिया जाता था। इनफैक्ट जो जर्मन वेयरमैक्ट के सोल्जर्स थे, वो भी वॉर क्राइम्स में लिप्त थे। उनको भी कहा जाता है तुम तो भगवान का काम कर रहे हो जी। ठीक है ना। अच्छा, एनीवे, वापस आते हैं इस पे। तब देखिए एक टेरिटरी बन गई इसराइल की, जो जिसके मतलब जितने भी और राज्य थे वहां पे, जो बाय द वे आर्टिफिशियली क्रिएटेड थे, मैंने वो भी कहा था, जितने भी राज्य थे आर्टिफिशियली क्रिएटेड। जैसे इराक को ही अगर आप ले लें, एक्चुअली इराक क्या है, एक सुन्नी क्षेत्र है। शत अल अरब जो एरिया जहां पे तेल मिलता है, वो एक शिया क्षेत्र है। हाँ, और उत्तर में कुर्दों का स्थान है। एक कुर्दिस्तान होना चाहिए था, जो एंशंट एक राज्य था वाकई में जी। उसका 1/3 तुर्की में है, 1/3 इराक में है, 1/3 ईरान में है। ठीक है, तो वो ये बरतानियों ने और फ्रांसीसियों ने बनाया नहीं। कुर्दी तीनों से पीटे जाते हैं, तीनों से पीटे जाते हैं। खैर, अब स्थिति ये है कि ये जो मैं इतना ही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी इस्लामी देश थे उनको भी उकसाया गया, क्योंकि यहाँ पे सडनली यहूदियों का एक बहुत बड़ा, देखिए जब लाखों में लोग आते हैं और फिर करोड़ों में आते हैं, उसमें अंतर होता है ना। तो लगभग 60 लाख लोग आके बच गए इसराइल में। ठीक है,
कहाँ तो कुछ 2-3 लाख लोग थे, सडनली आप देखो 60 लाख, मतलब 30 गुना। और जो लोकल फलस्तीनी और दूसरे अरब थे वो माइनॉरिटी में आ गए। ठीक है, तो अब फिर से जो यहाँ के जो रिलीजियस लीडर्स थे उनको वो मिला और उनको उकसाया भी गया, ये देख ये तेरा शत्रु है। ये याद रखना चाहिए कि ब्रिटेन और फ्रांस शुरू में इसराइल को इन्होंने रिकग्निशन भी नहीं दिया था और सपोर्ट भी नहीं कर रहे थे, लेकिन सबसे जो पहला तंत्र सपोर्ट है, तो यूएसएसआर से आया था नहीं सबसे पहला 1947 में सपोर्ट जो यूएस वाज द फर्स्ट मुझे कंट्री टू रिकॉग्नाइज, नॉट द यूएसएसआर। 48 में इसराइल को इंडिपेंडेंस भी उसी समय मिला था जब 7 अरब राज्यों ने मिलकर उस पर हमला किया था। लेकिन एनीवे मैं जो कह रहा हूँ वो ये है कि क्या कह रहा था मैं, सर आप ये कह रहे थे कि इनको फिर बदला दिया। एक वेस्टर्न पावर से खूंटा मिल गया इसराइल में गाड़कर, नहीं वहां से द्वंद्व इन्होंने मैं कुछ और कह रहा था, पूरा सूत्र ही छिन्न हो गया। मैं ये कह रहा था कि इसराइल, एक सेकंड रुके, हाँ इसराइल जो है उसको मुक्ति मिलने के बाद उनका जो पैक्ट था वो यूएसए के साथ था कि हम तुम्हारे इंटरेस्ट की यहाँ पे रक्षा करेंगे और उसके एवज में तुम हमको पॉलिटिकल सपोर्ट यूनाइटेड नेशंस में और वेपन्स ये सप्लाई करोगे। पर इसराइल उस पर रुका नहीं। इसराइल ने सोचा कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, तो उन्होंने अपने ही मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जिसके लाभार्थी हम भी हैं, भारत देश। ठीक है, इसराइल ने एकदम शुरू से एक्चुअली भारत की मदद करी है। पहले सीक्रेटली करी क्योंकि कांग्रेस सरकार जो है वो दिखाना चाहती थी कि हम तो भाई फिलिस्तीनियों के पक्ष में है। ठीक है, और उसके बाद जब स्थितियां नॉर्मल हुई, हमने रिकॉग्नाइज तो हमने भी किया था। हम कुछ पहले चंद देशों में थे जिन्होंने इसराइल को रिकॉग्नाइज किया था, लेकिन हम लोगों ने डिप्लोमेटिक संबंध काट के रखा था लेट 90s तक। उसके बाद इसको स्थिति को नॉर्मल किया गया। एनीवे अब ये है कि स्थिति आप देखें कि यूएस का सिटाडेल या फोर्ट्रेस इसराइल है। इसराइल के जो यहूदी जायनिस्ट सपोर्टर्स हैं, जो ज्यादातर बिलियनर्स अमेरिका में वही हैं, उनका काफी हद तक उसके नेपथ्य राज्य पे कंट्रोल है। और मैं यहां तक भी कहूंगा कि 1963 के बाद, 63-64 के बाद जब ये केनेडी की हत्या करी गई, उसके बाद से जितने भी राष्ट्रपति अमेरिका में हुए हैं वो लोग पार्टी लाइंस को क्रॉस करते हुए, चाहे वो किसी भी पार्टी किसी भी दल के हों, उन्होंने इसराइल का अनकंडीशनल सपोर्ट किया, ऑलमोस्ट अनकंडीशनल सपोर्ट किया। ठीक है, तो चाहे वो ओबामा हो या बुश हो या अभी ट्रंप या बाइडेन, वो सपोर्ट कभी भी फॉल्टर नहीं करता। ठीक है, तो अब स्थिति ये है कि इसराइल में बीबी नेतन्याहू जो कट्टरपंथियों से भी ज्यादा कट्टर हैं इस बारे में ग्रेटर इसराइल के प्रति, उनकी उम्र हो गई है 77, इस साल 78 कंप्लीट करेंगे। उनके पास समय ज्यादा बचा नहीं और कई करप्शन के मामले भी उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध चल रहे हैं। युद्ध की स्थिति में वो सब प्रोसिक्यूट नहीं किए जाएंगे, तो ये युद्ध के चलते ही उनको अपना प्लान जो है उसको कारगर करना है। एक चीज और मैं बता देता हूं, वो ये है कि यूएस ने एक ब्लड मैप बोल के एक चीज किया था। आप में से कोई भी गूगल कर सकता है इसको, ब्लड मैप बाय लेफ्टिनेंट कर्नल रैल्फ पीटर्स। 2006 में बना था ये ब्लड मैप। ये मध्य प्राच्य और साउथ एशिया जो कहते हैं ये लोग, जो बेसिकली हमारा सब कॉन्टिनेंट है, उसको रीऑर्गेनाइज करने की बात करी गई थी। ठीक है, अच्छा, उस ब्लड मैप में क्या दिखाया गया है? ग्रेटर इसराइल दिखाया गया है। वो नाइल से लेके यूफ्रेटिस तक वाकई में देश इसराइल एक्सपैंड कर चुका है। उसमें साउथ सीरिया आ जाता है, पूरा लेबनान इसराइल के अंदर दिखाया गया है। जॉर्डन का ऑलमोस्ट अस्तित्व समाप्त है। सऊदी अरेबिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न छोर है, जिसको ये न्यूम सिटी बना रहे थे ये लोग गल्फ ऑफ अकाबा के साथ, वो क्षेत्र भी इसराइल के अंदर दिखाया गया है। नए राज्य का निर्माण किया है। ये अगर ये गल्फ है, इस तरफ सऊदी अरेबिया का पूर्वी छोर है जहां तेल मिलता है, फिर कुवैत, शतल अरब और ईरान का दक्षिणी छोर, ये भी सारे तेल बहुल इलाके हैं। ये पूरा एक नया शिया राज्य का गठन की बात करी गई थी। तो ये जो ब्लड मैप है ना, अगर ये युद्ध चलता रहा तो ये सत्य में परिवर्तित होगा, क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते ही इसराइल जस्टिफाई कर सकती है और वो कर चुकी है। देखिए, साउथ सीरिया इन्होंने 800 स्क्वायर किलोमीटर टेरिटरी ऑलरेडी ले लिया।
ऑलमोस्ट दमिश्क तक इनके कंट्रोल में है। साउथ लेबानन आप सबको पता है कि वहां पे भारी बमबारी करी और इन्वेशन किया गया है। गजा को समाप्त करके वहां पे पूरा का पूरा इजरायली आधिपत्य, वेस्ट बैंक में भी ये लोग काफी सुनिश्चित तरीके से संयोजित तरीके से ये लोग वहां पे अपने सेटलर्स फिर से बसा रहे हैं। वेस्ट बैंक एक्चुअली वहां पे ही फलस्तीनी लोगों का मेन ऑपरेशन सेंटर वो है। वो शहर जैसे रमाला हो गया, रमाला उत्तर में और नीचे यरूशलेम तक, हाँ, हेब्रोन वगैरह जो शहर है, ये सब यहूदी लोग फिर से यहाँ पे बस रहे हैं और वहां पे क्लैशेस हो रहे हैं जो रिपोर्ट नहीं किया जा रहा। जी। तो ईरान का युद्ध जो है, ईरान के साथ युद्ध करने का मेन एम क्या है? मेन एम है कि एकमात्र ईरान ये है जो अपने प्रॉक्सीज के द्वारा इजराइल को रोक रही थी, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हमस हो या यूदीज हो, हूती, और फिर साउथ सीरिया में कुछ ईरान के प्रॉक्सीज वहां पे भी थे। तो ये लोग रोक रहे थे। तो अगर ईरान का तंत्र समाप्त हो जाता है और एक फेवरेबल तंत्र वहां जाता है तो इजराइल का प्लान कामयाब होगा और अमेरिका का जो ग्रेटर प्लान है ब्लड मैप्स वाला वो भी कारगर होगा। और बाय द वे पाकिस्तान के 4 टुकड़े दिखाए गए हैं उसमें, और गिलगिट बाल्टिस्तान उसमें अफगानिस्तान को दे दिया गया। तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े वो तो भारत के लिए अच्छा है, लेकिन गिलगिट बाल्टिस्तान हम नहीं देते, चाहे अमेरिका कुछ भी कर ले, कोई भी उठाए। तो अब ये जो युद्ध है, मैं तो स्थिति ये बताऊंगा कि आप लोग हर रोज के समाचार से विचलित ना हो। नॉइज जो है वो व्हाइट हाउस में ट्रंप के द्वारा दिया जाता है और सब उस पे सारे कैमरे मीडिया सब उसी पे निबद्ध होती हैं, लेकिन आपको ऑब्जर्व करना चाहिए इजराइल क्या कह रही है। इजराइल के एक मेन एनालिस्ट हैं और नेतन्याहू ने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु ईरान के साथ डील करने के बाद सबसे बड़ा शत्रु हमारा तुर्की है, और शायद ये ईरान से भी ज्यादा ताकतवर शत्रु है। वो सत्य भी है। तुर्की एक फुली डेवलप्ड देश है, उसकी सामरिक शक्ति ईरान से ज्यादा है। सैंक्शंस भी नहीं है, नाटो का भी पार्ट रहा है, यूरोप से बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं। हाँ। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी हमारा शत्रु है, पाकिस्तान को हम विश्वास नहीं कर सकते। वो तो मेरा कई रहता है कि हमारे साधारण यहूदियों से मेरा काफी मतलब उनसे चर्चा होती रहती है। वो लोग तो कहते ही हैं कि पाकिस्तान आप लोग डील करेंगे, हम तो आपके पीछे हैं, हम पूर्णतः आपको सहायता करें। सर एक आखिरी सवाल इसी प्रक्रिया में कि जब तक ईरान में समाप्त कर दूं, मैंने आपको मैं पॉइंट्स बोलता हूं तो उसको जोड़कर उसको समाप्त तो करने दीजिए। मैं ये किस लिए कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये युद्ध की समाप्ति होगी वो तभी होगी अगर हमें संकेत इजराइल से मिले। ट्रंप को देख के फायदा नहीं। ये ब्लॉकेड का काउंटर ब्लॉकेड ये सब नॉइज है। रियलिटी है कि आपको इजराइल की तरफ देखना पड़ेगा और वहां से क्या स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो हमको स्टडी करना चाहिए। ठीक है, यहीं से आपने बात शुरू भी की थी सर जी। हमें सुननी पहले इजराइल की है, वो बताएगा, क्योंकि युद्ध उसका ही है। ये सारी प्लानिंग जो आपने पूरा इतिहास बताया कि ये इतिहास भी इजराइल का ही है, और यह युद्ध आज जो पहुंचा है ये आज कभी 28 फरवरी को नहीं शुरू हुआ है। ये कहीं 1800 से ही इसकी भूमिका या इसकी जो है जमीन रखनी शुरू कर दी गई थी। तो दर्शकों, मुझे लगता है कि बहुत ही डिटेल्ड तरीके से आज के ईरान और इजराइल युद्ध के बारे में डिटेल से बताया गया श्रमिक सर द्वारा, और इस इतिहास की बड़ी आवश्यकता थी। तभी हम समझ पाएंगे कि यह वर्तमान क्या है युद्ध का और भविष्य क्या होगा युद्ध का। क्योंकि ट्रंप क्या बोल रहा है, दुनिया क्या बोल रही है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, ईरान क्या बोल रहा है, वह सब उतना मायने नहीं रखता है जितना यह जानना कि इजराइल क्या सोचता है और इजराइल क्या करेगा। इसी के साथ आज की चर्चा का समापन। कमेंट्स में आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। इस इतिहास पर बात करना हमें आवश्यक लगा। यदि आपको भी उचित लगा तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।